नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। ऑनलाइन गेमिंग नियंत्रण विधेयक 2025 राज्यसभा से पारित। ऑनलाइन जुए पर पूरी तरह लगेगी रोक। लोगों ने किया फैसले का स्वागत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय खेल मंत्री से की मुलाकात। उत्तराखंड में खेल सुविधाओं के विकास को लेकर रखे प्रस्ताव। मांडविया ने राज्य को हर संभव सहयोग का दिया आश्वासन। इसरो ने गिनाई 10 वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियां। शुभांशु शुक्ला बने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लौटने वाले पहले भारतीय। एक्सियम मिशन से गगनयान और अंतरिक्ष स्टेशन योजनाओं को मिलेगा लाभ। आपदा में मृतक आश्रितों को 72 घंटों में अनुग्रह राशि देने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश। ऑरेंज अलर्ट पर बरतें सतर्कता। तहसीलों में क्रय किए जाएंगे रेस्क्यू व्हीकल। और यमुनोत्री धाम के स्याना चट्टी में गढ़गाड़ नाले से आया मलबा। यमुना नदी में बनी झील। 150 लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट। घर और होटल जलमग्न। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए गुरुवार को राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया। भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच बिना चर्चा के ये बिल मंजूर हुआ। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक को पेश करते हुए इसे मध्यम वर्गीय परिवारों और युवाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये बिल बुधवार को लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये विधेयक ऑनलाइन गेमिंग के 2/3 हिस्से जैसे ई स्पोर्ट्स और शैक्षणिक खेलों को बढ़ावा देगा, जबकि ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूरी तरह से रोक लगाएगा। ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट एक विषय है जो एक डिजिटल की दुनिया में एक महत्वपूर्ण सेक्टर बन के उभरा है। उप सभापति महोदय, इसके 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स, जिसमें एक टीम बनाकर खेलते हैं, कोऑर्डिनेशन सीखते हैं, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होती है। हमारे प्लेयर्स ने भी कई मेडल जीते हैं। इस बिल में ई स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा, उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी और इसको एक लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद आम जनता भी इससे बेहद खुश हैं। कोटद्वार निवासी शिक्षक धर्मपाल सिंह रावत ने बताया कि इस ऑनलाइन गेमिंग से बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा था। ये समाज के साथ साथ राष्ट्रीय क्षति भी थी, लेकिन अब विधेयक पारित होने के बाद उसे अपराध की श्रेणी में रखने के बाद इस पर प्रतिबंध लगेगा, जिससे समाज में होने वाले विभिन्न घटनाओं पर रोक लगेगी। जो ये ऑनलाइन गेमिंग का है, इसमें काफ़ी बच्चे जो है वो बर्बाद हुए हैं और सरकार का जो इसमें प्रतिबंध लगाने का और लोकसभा में जो बिल पारित हुआ है कि ऑनलाइन गेमिंग को प्रतिबंधित किया जाए, तो स्वागत योग्य है। इससे जो है कई परिवार आबाद रहेंगे, उनके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। नैनीताल जनपद के MBPG डिग्री कॉलेज हल्द्वानी के प्रोफेसर डॉक्टर HS भाकुनी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा पारित किया गया बिल एक सराहनीय कदम है, जिससे युवाओं को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। देखिए, ये बिल बहुत शानदार बिल है। भारत सरकार के द्वारा जो इसमें कदम उठाया, सराहनीय पहल है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग से जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो एक हिसाब से बर्बाद हो रही है। सारा दिन सारा समय बच्चों का दिमाग इसी में लगा रहता है। उधम सिंह नगर जनपद में ऑनलाइन गेमिंग के चलते सैकड़ों लोग करोड़ों की चपत खा चुके हैं और कई परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। यहां तक कि कई परिवार अपने चिराग भी गंवा बैठे। स्थानीय निवासी रमेश कुमार जैन ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये बेहद सराहनीय पहल है। सरकार जो ये फैसला ले रही है, ये बहुत ही सही और अच्छा फैसला है। इससे कई लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं, जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है, सब कुछ खराब हो चुका लोगों का।
इसको बंद करना फैसले को बहुत ही अच्छी चीज़ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से भेंट कर राज्य में खेलों के व्यापक विकास, उच्च स्तरीय खेल अवस्थापना के निर्माण और खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की और केंद्र सरकार के सहयोग का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन में केंद्र सरकार से प्राप्त सहयोग के लिए प्रदेशवासियों की ओर से केंद्रीय खेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस खेल महाकुंभ ने उत्तराखंड को एक नई पहचान दिलाई है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से अल्मोड़ा के डीनापानी में उच्च स्तरीय खेल सुविधा की स्थापना, देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में आइस स्केटिंग रिंक का संचालन, जिला नई टिहरी में साहसिक प्रशिक्षण केंद्र का उच्चीकरण, चंपावत के महिला स्पोर्ट्स कॉलेज में इंडोर आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग की सुविधा और राज्य के 95 विकास खंडों में बहुउद्देश्य क्रीड़ा हॉल के निर्माण के प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने का अनुरोध भी किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने हर संभव सहयोग के प्रति मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को आश्वस्त किया। देश में पिछले 10 वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र में अभूतपूर्व और उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि 2015 से 2025 के बीच पूरे किए गए मिशन 2005 से 2015 के बीच पूरे हुए मिशन से लगभग 2 गुना हैं। उन्होंने कहा कि एक्सियम 4 मिशन प्रतिष्ठित मिशन है, क्योंकि शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जाकर सुरक्षित लौटने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इस अवसर पर वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने एक्सियम मिशन को संभव बनाने के लिए केंद्र सरकार और इसरो की टीम को धन्यवाद दिया। ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने कहा कि इस मिशन से प्राप्त जानकारी भारत के आगामी गगनयान मिशन और भारत अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लिए मूल्यवान सिद्ध होगा। The benefit of executing a human spaceflight mission end to end is more than the training actually. The supplementary knowledge that you get just by being there, the experience of it, the conversations that you have, the interaction that you have with people who have had a history of human spaceflight, it is invaluable. And I think all of this information that I have been able to collect in the past 1 year is going to be extremely useful for us for our own mission, the Gaganyaan and the Bharatiya Antariksh Station. And very soon we shall see somebody traveling up in our capsule from our rocket, from our soil. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह और गगनयान मिशन पर जाने वाले सदस्यों में शामिल ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन ने भी प्रेस को संबोधित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलों के प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि आपदा के दौरान किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात अनुग्रह राशि का वितरण 72 घंटे के भीतर मृतक आश्रित को अनिवार्य रूप से कर दिया जाए। इसमें किसी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि मृतक की शिनाख्त या अन्य किसी कारण से कुछ विलंब हो रहा है तो 1 सप्ताह के भीतर अनुग्रह राशि मृतक के आश्रित को हर हाल में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने आज सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करके उन्हें मुख्यमंत्री की ओर से अनुग्रह राशि वितरण के संबंध में दिए गए निर्देशों से अवगत कराया। आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि अगले कुछ दिनों में मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए सावधानी बरतते हुए नदी नालों के जलस्तर पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाए। बैठक में मानसून अवधि में अब तक हुई विभागीय क्षति का आकलन भी जल्द से जल्द करके विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश दिए गए। सचिव ने जिलों में गठित क्विक रिस्पांस टीम के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने हर तहसील के लिए एक रेस्क्यू व्हीकल क्रय करने के भी निर्देश दिए, जिसका उपयोग आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही भारत सरकार की 7 सदस्यीय टीम प्रदेश में अतिवृष्टि व आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आने वाली है। सचिव ने टिहरी की जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि बांध से पानी छोड़े जाने की सूचना देहरादून व हरिद्वार जिले के प्रशासन को समय पर दी जाए। अल्मोड़ा में 28 अगस्त से आरंभ होने वाले मां नंदा देवी मेले की तैयारियों के संबंध में मंदिर परिसर स्थित सभागार में प्रशासन, पुलिस व विभिन्न विभागों के अधिकारियों और मेला समिति के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में मां नंदा देवी मेले को शांतिपूर्ण व सुचारू ढंग से आयोजित करने के संबंध में व्यापक चर्चा हुई। बैठक में आयोजकों ने सुरक्षा के दृष्टिगत सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी आग्रह किया। अल्मोड़ा के एसडीएम संजय कुमार ने कहा कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इस पर मिलकर व्यवस्था की जाएगी।
जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने भी निर्देश दिए हैं कि शांतिपूर्ण मेला कराना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। आज हमारे नगर निगम से, पुलिस से, प्रशासन से एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत भी हम लोगों ने आज तैयारियां करी हैं और भीड़ का जो मैनेजमेंट वाला हमारा मुख्य पार्ट रहेगा, जिसमें हम लोग चाह रहे हैं कि मेले की व्यवस्थाएं हमारी समुचित तरीके से हो जाए और सभी के साथ हम लोगों ने आज वार्ता करी, इसी संबंध में मीटिंग की है। बैठक के बाद पुलिस अधिकारियों का कहना था कि मेला आरंभ होने से 4 दिन पहले ही लोगों का आगमन शुरू हो जाता है। ऐसे में मेले के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। इस तारीख से औपचारिक रूप से जो है ये जो नंदा देवी का मेला स्टार्ट हो जाएगा और उससे 28 से पहले से ही यहाँ भीड़भाड़ स्टार्ट हो जाएगी। तो इस संबंध में हमने नगर निगम और बाकी समस्त प्रशासन और समस्त लोगों के मेला कमेटी के सहयोग से हम लोग यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था को हम मुहैया कराएंगे। यातायात व्यवस्था को भी हम रेगुलेट करेंगे, कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। मां नंदा देवी मेला समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि 28 अगस्त से आरंभ होने वाले मेला 3 सितंबर को मां नंदा की भव्य डोली यात्रा के साथ संपन्न होगा। मेले को भव्य बनाने के लिए मेला क्षेत्र का विस्तार किया गया है। के इस परिसर में जो वर्ष 2025 का नंदा देवी मेला होने जा रहा है, उसकी रूपरेखा तय करने हेतु प्रशासन और नंदा देवी मंदिर कमेटी की एक बैठक यहाँ पर आज थी और उस बैठक में विभिन्न पहलुओं में विचार किया गया। इसकी सुरक्षा के साथ साथ इसमें दूर दराज से आने वाले लोगों को रहने की व्यवस्थाओं के साथ साथ और यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होने विभिन्न लोगों के यहाँ कलाकार जो आ रहे हैं, उन सब के बारे में विस्तृत यहाँ पर चर्चा की गई और इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में नंदा देवी परिसर में और उसके साथ साथ एडम्स इंटर कॉलेज के प्रांगण में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं। एडम्स इंटर कॉलेज का और मैं जिला प्रशासन का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ नंदा देवी मंदिर कमेटी की ओर से कि उन्होंने हमको एडम्स फिर से मुहैया कराया, क्योंकि नंदा देवी परिसर का क्षेत्रफल कम होने के कारण काफ़ी भीड़भाड़ हो जाती है। इस वजह से इस मेले को अलग अलग स्थानों में स्थापित किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में अन्य जगहों भी इस मेले को की भव्यता को देखते हुए इसको बढ़ाया जाएगा। अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था वी मुरुगेशन ने आज नैनीताल स्थित पुलिस लाइन में कुमाऊं रेंज के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इसमें कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी जिला पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिए कि महिला अपराध, चोरी, नकबजनी, नशा और साइबर क्राइम पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। इस मामले में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अपहरण व दुष्कर्म जैसे महिला अपराध के मामलों में दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि नैनीताल के हाल ही के घटनाक्रम के मामले में जांच चल रही है। जांच के बाद जिन भी अधिकारियों की कमी पाई जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अपराधियों को भी कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। आए हैं हमारी इस रेंज में। अब सभी एसपीज की मीटिंग लेना था, मेरा क्राइम मीटिंग करना था, जो वांटेड क्रिमिनल्स का अरेस्ट और हमारे इन्वेस्टिगेशन जो लंबे समय से पेंडिंग और हमारा साइबर क्राइम और ट्रैफिक से रिलेटेड और एनडीपीएस वुमेन सिक्योरिटी, इस पे हमने एसपीज के साथ डिस्कशन किया। उनके परफॉर्मेंस हमने एनालाइज कराए, जहां पीछे पड़ रहे हैं, पीछे लग रहा है, उनको आगे करने के लिए डायरेक्शन इशू कराएंगे। ओवरऑल हमें इतना कहना है, जो भी लॉ वायलेटर्स है, जो भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, उन्हें खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनको कानून के सामने, कोर्ट के सामने पेश कराया जाएगा। जो मैटर है वो सारा अंडर इन्वेस्टिगेशन में भी है। वो इन्वेस्टिगेशन के बाद तो जो भी कोई भी अधिकारी जो भी कभी पाए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी क्रिमिनल्स है, जो अगेंस्ट द लॉ काम किए हैं, उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। ए अक्का। प्रसिद्ध पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
चंपावत जिले में देर रात से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। हालांकि दोपहर के बाद मौसम खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली। भारी बारिश के चलते जिले की लाइफलाइन कहे जाने वाले टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर स्वाला और धौन के पास भारी मलबा आने से यातायात करीब 6 घंटे तक बाधित रहा। इसके अलावा टनकपुर पूर्णागिरी मोटर मार्ग समेत 6 अन्य मार्ग भी बारिश से अवरुद्ध हो गए, जिन्हें खोलने का काम जारी है। लोहावती पुल के पास देवदार के 2 पेड़ अचानक एक मकान पर गिर गए। गनीमत रही कि उस वक्त मकान में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। सूचना फायर स्टेशन एमडीटी के द्वारा प्राप्त हुई कि मायावती रोड पे एक विशालकाय पेड़, देवदार का पेड़ रोड पे गिरा हुआ है, जिससे मायावती वाला मार्ग बाधित हो रखा है। यहाँ पे पहुँचे तो देखा कि काफ़ी जाम लगा हुआ था, जिसे हमने कटरों की सहायता से यूनिट द्वारा काटा और रोड को खोल दिया गया है। भारी बारिश की वजह से चमोली जिले में जनजीवन प्रभावित है। कई गांवों में भूस्खलन, भूधसाव से ग्रामीणों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पोखरी ब्लॉक के कांडा गांव के बोडुनतोक में भूधसाव से 16 परिवार प्रभावित हो गए हैं। मकानों और गौशालाओं में गहरी दरारें पड़ने से ग्रामीण भयभीत हैं। ग्रामीणों का कहना है कि छोटे छोटे बच्चों और परिवारों को लेकर वो अब कहां जाएं समझ नहीं आ रहा। हमें ज़मीन चाहिए रहने के लिए व्यवस्था, फिर हमारे कहाँ गाय जाएगी, कहाँ बच्चे जाएगी, कहाँ ये बच्चे जाएंगे। हमें कुछ व्यवस्था नहीं है, ना तो रहने के लिए, ना तो हमारे बच्चे छोटे छोटे कहाँ जाएंगे। हम तो चलो कुछ भी हो जाए हम देख लेंगे, पर इन बच्चों का क्या करेंगे हम? इन बच्चों को कहाँ ले जाएंगे हम? हमें सरकार थोड़ा बहुत मदद करे, हमें ज़मीन दे दे कहीं पर, हमें रहने के लिए अच्छी सुविधा, हम इन बच्चों को रख सके। हमारे पास कुछ व्यवस्था, ना तो यहाँ कोई हमें देखने वाला है, ना तो कुछ है। हमें आने जाने के लिए ना तो रास्ते हैं। हम कहाँ अपनी भैंसों को ले जाए, कहाँ अपनी गायों को ले जाए, कहाँ अपने बच्चों को ले जाए। हमें कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकार हमको जगह देगी, बच्चे लोग हमारे गाय भैंस हैं, हमारे सब कुछ कहाँ ले जाएंगे हम? ना इधर जाने के लिए, ना उधर जाने के लिए, ना नीचे ना ऊपर जाने के, कहीं नहीं जाने के लिए। कहाँ जाएंगे हम? कहीं हमारा जाना का ठिकाना नहीं है। सबसे हमारी मदद कर ले कहीं में। सबसे बुरा हाल हमारे हो रही है यहाँ गाँव में। ये तो पहले सुरक्षित हालत में ठीक ही थे जगह। अभी 2025 में जो है 16 तारीख से ये माना ये जगह बैठने लग गई, ज़मीन में धंसने लग गई। और धंसने के बाद जो है ये 18 तारीख को, 17 तारीख और 18 तारीख को ज़्यादा क्षति हो गई। क्या अब ये चाहते हैं बस सरकार थोड़ा हमें बना दे, जगह दे दें और थोड़ा मदद करते हैं बस। जिंदगी भर की कमाई सा भी सिंह लगाई, बच्चों का भी और अपना भी। आपदा प्रभावित गांव का पोखरी के तहसीलदार और न्याय पंचायत जिलासू के पटवारी ने निरीक्षण कर क्षति का आकलन किया। हमने इनका जो है निरीक्षण कर लिया है और इन लोगों को हमने 3 टेंट और 7 तिरपाल दे दिए हैं। इनके जो मुआवजे का है उसका हमने प्राकलन वो तैयार कर लिया गया है। उत्तरकाशी जिले की यमुना घाटी से बड़ी खबर आ रही है। यमुना नदी पर स्याना चट्टी के पास गड़गाड़ नाले में अचानक अधिक मात्रा में मलबा और पानी आने से यमुना नदी में झील जैसी स्थिति बन गई। निचले क्षेत्र में बसे होटल और घर जलमग्न हो गए, जबकि पुल तक पानी भर गया है। स्थिति को देखते हुए सभी घरों को खाली करा दिया गया और करीब 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, फायर सर्विस, सिंचाई विभाग और राजस्व टीमों को तैनात कर दिया गया है। उप जिलाधिकारी बड़कोट भी मौके पर मौजूद हैं। प्रशासन ने एहतियातन आसपास के सभी गांवों ओजरी, पुजार गांव, पाली गांव, खड़ाड़ी, कुतनौर और श्याना चट्टी को अलर्ट पर रखा है। वहीं गंगोत्री नेशनल हाईवे डबरानी सोनगाड़ पर लोगों की जिंदगी हर वक्त खतरे में बनी हुई है। सड़क डबरानी तक तो खुल गई है, लेकिन लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण ये बार बार बंद और चालू हो रही है। सोनगाड़ के पास डेंजर जोन में हालात बेहद खतरनाक बने हुए हैं। वही हाईवे है जो 8 गांव को जोड़ने के साथ साथ गंगोत्री और नेला
केलांग वैली होते हुए भारत तिब्बत सीमा तक जाता है। जिला मुख्यालय से गंगोत्री हाईवे तक पहुंचना भी कठिन हो चुका है। चुंगी बड़ेथी क्षेत्र की ओपन टनल के ऊपर भारी भूस्खलन हो रहा है। ये वही टनल है जिसे सड़क सुरक्षा गैलरी के रूप में बनाया गया था, लेकिन अब ये टनल भी बड़े खतरे की जद में है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य का कहना है कि बड़ेथी चुंगी ओपन टनल का भूगर्भीय सर्वेक्षण कराया जाएगा ताकि खतरों का आकलन और समाधान किया जा सके। ये हमारा गंगोत्री हाईवे पे थोड़ा दिक्कत आई है कल शाम से। दोनों जो रूट हैं उन दोनों जगह पे स्लाइड आ रहा है और एक पुराना स्लाइड जो रहा हमारा ओपन टनल के पास, वो वापस से रीएक्टिवेट हुआ है। तो उसके लिए मैंने जो अपनी टीम है, जियोलॉजिस्ट हैं, उसमें PWD की टीम है और हमारा जो रेवेन्यू है, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू, उनको रखा है। एक बार ये परीक्षण कर लेंगे और जो भी इसमें जैसे हमें सचेत होने के लिए अलर्ट सिस्टम है वो, दूसरा जो लॉसेस हुए हैं, तीसरा रिस्टोरेशन के लिए, तो एक ही मुझे अपना जॉइंट रिपोर्ट दे देंगे जिस पे हम आगे जिला लेवल पे SDRF के मानकों में या अगर मुझे इसको शासन भेज के अनुमति लेनी है तो वो प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। साल 2010 से लगातार इस हिस्से में भूस्खलन की घटनाएं सामने आती रही हैं। 2021 में बनी ये ओपन टनल भी अब खतरा बन रही है। हाल ही के दिनों में हुई भारी बारिश के बाद टनल के निचले हिस्से के साथ ही पिछले हिस्से भी लगातार खिसक रहा है, जिससे बड़ा खतरा बना हुआ है। वहीं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे स्यानाचट्टी कस्बे पर एक बार फिर खतरा मंडराने लगा है। उत्तरकाशी जनपद में देर रात से लगातार बारिश के बाद जो लगातार गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पूरी तरह से जगह जगह बंद है। वहीं ग्रामीण की बात करें तो लगभग 2 दर्जन से अधिक जो गांव की सड़कें हैं वो पूरी तरह से बंद हैं। वहीं आपको बता दें कि कालेश्वर मार्ग में जल भराव होने से लोग रात भर जागते रहे और वहीं जो कई गाँव ऐसे हैं जहाँ जल भराव और भूस्खलन की स्थिति पैदा हो चुकी है। उत्तरकाशी से दूरदर्शन समाचार, दिग्विजय बिष्ट। उत्तराखंड में हडको ने अब तक सड़क, आवास और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 113 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें से अधिकांश के लिए फंड जारी हो चुका है। CSR के तहत भी 17 योजनाओं पर काम हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना समेत विभिन्न योजनाओं में हडको की वित्तीय मदद से राज्य के विकास और आम लोगों के आवास का सपना पूरा हो रहा है। देखिए हमारे संवाददाता अवधेश नौटियाल की खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के विकास में हडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बड़ी भूमिका रही है। सड़क, आवास, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं के लिए हडको ने अब तक राज्य में 113 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके लिए 1375 करोड़ से ज्यादा स्वीकृत हुए, जिनमें से 1088 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। CSR के तहत 17 परियोजनाएं मंजूर हुई हैं, जिनमें 16 पूरी हो चुकी है और 1 प्रगति पर है। इसके लिए करीब 16 करोड़ की स्वीकृति और 11 करोड़ रुपए की अवमुक्ति की गई है। हडको के क्षेत्रीय प्रमुख संजय भार्गव के मुताबिक राज्य में अब तक 112 आवास और इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना एक मुख्य योजना है जिसके माध्यम से एक आम आदमी को जो है एक मकान जो इसका सपना होता है वो मुहैया कराना रहता है। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है हमारे प्राधिकरण के माध्यम से यहाँ पे संचालित है। तो इसमें हुडको के माध्यम से लोनिंग प्रोवाइड हो रही है और भारत सरकार का अनुदान भी राज्यों को सीधे जो है मिल रहा है। तो आवास के मामले में जो है PMAY और एक चैलेंज फंड की नई योजना है जो जल्दी आने वाली है, जो नगर निगम नगर पालिकाओं को जो है एक नया आयाम देगा। आड़त बाजार को शिफ्ट कराने की परियोजना में भी हडको का अहम योगदान है। इसके लिए हडको की ओर से 70 करोड़ रुपए की राशि दी गई है, जिसमें 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। इससे व्यापारियों को मुआवजा दिया जाएगा। मैं कहूँगा कि जैसे राज्य में बेस्ट प्रैक्टिसेस की यदि हम बात करते हैं तो एक आड़त बाजार एक योजना है जो शहर में एक तरह से डीकंजेशन की ओर एक बड़ा कदम है राज्य सरकार का और MDDA का। इसमें हुडको द्वारा जो है करीब 70 करोड़ की जो है राशि दी गई है और जिसमें 50 करोड़ हमने जारी कर दिए, जिसमें जो भी वहाँ के आड़त बाजार पे अभी जो एक तरह से कंपनसेशन जो राज्य सरकार को देना वो राशि आवंटन के लिए MDD को दी, वो जल्द ही इसको जारी कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में हडको अब तक 1500 करोड़ का फंड जारी कर चुका है। पिछले 4 माह में करीब 250 करोड़ रुपए व विभिन्न योजनाओं के लिए फंड दिया गया है। साथ ही कई अन्य योजनाओं के लिए भी वित्तीय सहायता दे रहा है। हमने स्वीकृत किए हैं जिसमें पावर सेक्टर के भी प्रोजेक्ट्स हैं, UPCL के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और MDDA, UTC इन 3-4 जो कंपनीज हैं
और इसके अलावा हम सिडकुल का भी पहले हमने प्रोजेक्ट्स हमने फंडिंग किए थे। ब्रिडकुल है, ब्रिडकुल काफ़ी प्रोजेक्ट्स बना रहा है। इसके लिए भी हम लोग आज के भारतवर्ष में देखें तो हम लोग लैंड एक्विजिशन के भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स फंडिंग कर रहे हैं। हाल ही में जैसे कल ही बजट में बात हुई है कि भाई एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर की एक जरूरत है, एक बड़े कन्वेंशन जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस की जा सकती है, तो वो भी उसमें भी हडको सहभागिता कर सकता है। हडको जहां आवासीय योजनाओं के लिए फंड मुहैया करा रहा है, वहीं राज्य के विकास की अन्य योजनाओं में भी सहयोग कर रहा है। इसके साथ ही हडको CSR के तहत स्कूलों और अन्य संस्थाओं को भी मदद कर अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभा रहा है। इससे जहां विकास को रफ्तार मिल रही है, वहीं स्कूलों में नवाचारों को भी रफ्तार मिल रही है। रुड़की के पीरानकलिया स्थित हज हाउस में भारतीय स्टेट बैंक ने जनधन खातों की KYC प्रक्रिया को लेकर विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और SBI के अधिकारी मौजूद रहे। शिविर का उद्देश्य पंचायत स्तर तक लोगों को KYC की अहमियत समझाना और उन्हें जागरूक करना है। RBI अधिकारियों ने बताया कि KYC पूरी करने से खाताधारक फ्रॉड और वित्तीय धोखाधड़ी से बच सकते हैं। ये प्रक्रिया न केवल बैंकिंग को सुरक्षित बनाती है, बल्कि सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने में भी मददगार है। ये शिविर ग्राम पंचायतों में मुख्यतः KYC करवाने के लिए लगाए जा रहे हैं। जिन भी खाता धारक का बैंक में अकाउंट है और उनका KYC हुआ है, तो वो 10 साल में निष्क्रिय हो जाता है, उसकी वैधता नहीं रहती है। तो 10 साल में एक बार उसकी KYC करवानी पड़ती है। इनफैक्ट 2014-15 में सबसे ज़्यादा जनधन खाते खुले थे देश में, और वो सभी खातों के 10 साल पूरे हो गए हैं या होने वाले हैं। तो उन सभी खातों का KYC होना बहुत ज़रूरी है। शिविर में मौजूद नाजिम ने कहा कि इस तरह के शिविर आम लोगों के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। इससे लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर ब्लॉक स्थित भारतीय स्टेट बैंक की फकोट शाखा की ओर से ब्लॉक सभागार में वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय लोगों व स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। शिविर का उद्घाटन मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल और बैंक के उत्तरी क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक देवाशीष मिश्रा ने किया। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना सहित कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लोगों को इनका लाभ उठाना चाहिए। यदि कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो विकास विभाग अथवा लीड बैंक कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। आज फकोट ब्लॉक विद्यालय में SBI द्वारा एक शिविर लगाया गया था। उसका उद्देश्य है कि जो ये सरकार द्वारा 3 महीने का RBI द्वारा जो सैचुरेशन कैंपेन चलाया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी सभी लोगों से साझा करें और उनको ये बताएं कि जो उनके बैंक्स में अकाउंट चल रहे हैं उसमें KYC कराना अनिवार्य है और 30 सितंबर इसकी आखिरी तारीख है। अगर 30 सितंबर तक उनके द्वारा KYC नहीं कराया गया तो उससे वो लेन देन नहीं कर पाएंगे, जिससे उनके अकाउंट संचालन में दिक्कत आएगी। तो प्रथम उद्देश्य तो KYC के बारे में जानकारी देना था। इसके उपरांत उनके ये भी बताया गया कि जो 4 स्कीम चल रही हैं, जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके बारे में भी उनको जानकारी साझा की गई थी। किस प्रकार न्यूनतम प्रीमियम जमा करने के उपरांत वो अपने जीवन का इंश्योरेंस करा सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। बैंक के मुख्य महाप्रबंधक देवाशीष मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना आज से लगभग 10 साल पहले शुरू की गई थी। ऐसे में प्रत्येक खाते का KYC कराया जाना जरूरी है। 30 सितंबर इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। महिला समूहों के NRLM के माध्यम से भी खाते खोले गए हैं, उनके लिए भी ये जरूरी है। हमारा उद्देश्य है कि जो भारत सरकार की योजना है, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, ये सब में हमारे सारे गाँव के सभी लोगों को शामिल करना है और एक KYC करानी है। आपको पता होगा कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना 10 साल पहले, लगभग 10 साल पहले 2014 में शुरू हुई थी, सबके 10 साल हो चुके हैं। तो हर खाते में, ये सब खाते में 10 साल में एक बार KYC कराना है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम यहाँ कैंप में KYC करा रहे हैं और सारे योजना के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं।
इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।